औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा उच्च शिक्षा संस्थान एवं अन्य छात्रों के लिए आज के प्रशिक्षण का विषय संप्रेषण या कम्युनिकेशन है। आज का विषय इस बिंदु से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी लोग संप्रेषण की कला रात दिन करते हैं। कम्युनिकेशन के बिना जीवन संभव नहीं है। अर्थात जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो इससे हम एक दूसरे के मनोभावों को अच्छी प्रकार से समझते हैं। चलिए चर्चा पर आज प्रमुख बिंदुओं पर जिन पर हम चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले तो हम परिचय पर चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। तीसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे संप्रेषण का महत्व क्या है। और चौथे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण जिसके द्वारा मनुष्य आपस में अपने मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं, जो तथ्य हैं, या आपस में कोई सलाह मशवरा परामर्श इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण एक कौशल है, एक कला है जिसमें सूचना या समाचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। ये महत्वपूर्ण है। संप्रेषण माने अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और वहां से प्राप्त उत्तर या भावों को स्वयं तक प्राप्त करना, ये संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण करता है। संप्रेषण के उद्देश्य क्या है। संप्रेषण का उद्देश्य बहुत ही व्यापक है। संप्रेषण द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के आपसी भाषा तथा लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हम अपने मन में उत्पन्न हो रहे विचारों को शब्दों के द्वारा सही रूप से, सही तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो प्राप्त किए गए हमारे विचार हैं वो उनको समझने का प्रयास करता है। अतः ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन मनोभावों का हम उपयोग कर रहे हैं वो व्यक्ति को, जो सामने उपस्थित व्यक्ति है, उसके पास तक सही रूप से पहुंच जाएं और वो सही रूप से उनकी डिकोडिंग कर दें। डिकोडिंग का अर्थ है कि सही रूप से जो आप वास्तव में कहना चाहते हैं वही बात वो सही रूप से समझ ले, तभी वो संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी है।
अगर कहीं संप्रेषण में आपने अपने विचारों को सही रूप से प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उन्हीं विचारों को सही रूप से प्राप्त नहीं करता है, सही रूप से उसका विश्लेषण नहीं करता है, तो उसका अर्थ सही रूप से उसके पास नहीं जाएगा और उससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि संप्रेषण कैसे किया जाता है। संप्रेषण जो है शब्दों से बोलकर किया जाता है या दृश्य चित्रों के द्वारा किया जाता है और एक शारीरिक सांकेतिक भाषा होती है, इसके द्वारा संप्रेषण की प्रक्रिया की जाती है। संप्रेषण में अब सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल उठना चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन की हमें आवश्यकता क्यों है? तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों को, अपने भावों को जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जब तक हम दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो हमारे मन के विचारों को कैसे जान पाएगा? तो ये क्या है, एक तरह से हमारी आवश्यकता बन गई। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम इन विषयों में अपने आप को पारंगत करने की कोशिश करते हैं। संप्रेषण इसलिए जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। जो लोग सही रूप से संप्रेषण कर लेते हैं, उनके रिजल्ट या उनके परिणाम भी बहुत ही अच्छे आते हैं। संप्रेषण का महत्व में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसे संप्रेषण के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, अपने विचारों को, अपने मनोभावों को दूसरे तक भेजते हैं, तो उसे हमारे बारे में सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब जब हमारी जानकारी उसको प्राप्त हो गई है, तो निश्चित तौर पर वो उसका उत्तर देना चाहेगा। तो इसलिए नंबर 1 पर जानकारी का मिलना, दूसरे में उत्तर देने में सहायक। जो बात हमने कही, उस बात को उसने सही तरीके से समझा और फिर उसी हिसाब से उसने अपना उत्तर हमारे पास तक भेजा। इसी प्रकार से इसी कड़ी में आगे है, नियंत्रण में सहायता प्राप्त होती है। जैसे बहुत सी संस्थान हैं जहां पर कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। देखिए, यहां पर समझने की आवश्यकता है, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जो सभी लोग करते हैं, परंतु एक दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण बन रहा है। वो क्या है? वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तात्पर्य है कि वो प्रभावशाली होना चाहिए। जो बात हम जैसे कहना चाहते हैं, जो हम उसका रिजल्ट या परिणाम जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए प्रबंधन की क्रिया है, प्रबंधन माने मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जब भी अपना संप्रेषण करते हैं, मान लीजिए कि उन्हें उत्पादन को बढ़ाना है, तो उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा का उपयोग किया जाएगा जो प्रभावशाली हो, जिससे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े और उनकी जो प्रोडक्शन
की जो क्षमता है वो इफेक्टिव हो जाए, वो उस पर प्रभाव पड़े। देखिए, यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि हमारी अपनी क्षमता अलग अलग होती है। किसी काम को हम बहुत आराम से करें तो काफी समय ले सकते हैं। अगर उसी काम को हम थोड़ा जल्दी करें तो थोड़ा कम समय लग सकता है। लेकिन उसी काम को अंडर प्रेशर या दबाव, तो चाहे जिस तरह का हो, उस कंडीशन में करें तो हमारा आउटपुट, ये जो हमारा प्रोडक्शन है, वो अपने आप बढ़ जाएगा और उस पर जो समय होगा वो कम होगा। इसका मतलब है कि संप्रेषण का प्रभाव पड़ता है, वो आउटपुट पर असर डालती है। चलिए, संप्रेषण का एक उद्देश्य ये भी है कि हम अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करें। इसके अलावा लीडरशिप, नेतृत्व, उसमें भी बहुत इसकी सहायता पड़ती है। आपने देखा होगा जो लीडर्स होते हैं उनका संप्रेषण डिफरेंट होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनका संप्रेषण डिफरेंट होता है, अलग होता है। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम कैसे पहचानते हैं कि वो लीडर है? इसका मतलब है कि उसकी संप्रेषण कला में कहीं ना कहीं आप अंतर अवश्य पाएंगे। संप्रेषण, जैसे कि संस्थानों में इनकी आवश्यकता होती है, तो संप्रेषण जो है ये सीखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावशाली शिक्षण, ये टीचर या शिक्षण प्रदान करने वाले के ऊपर निर्भर करता है वो कितनी प्रभावशाली इफेक्टिव संप्रेषण की टेक्निक का उपयोग करता है। संप्रेषण अगर सही प्रकार से किया जाए तो मैंने अभी आपसे चर्चा की कि कार्य में सुधार आ जाएगा, तो यह वहां पर भी प्रभावशाली है। तो इसका उद्देश्य वहां पर भी है कि हम कार्य में भी सुधार कर सकते हैं। संस्थानों को चलाने के लिए, मैनेजमेंट को अच्छी तरह से प्रभावशाली बनाने के लिए वहां पर भी संप्रेषण की आवश्यकता होती है, जो समय समय पर एक दूसरे से होती रहती है। हायर लेवल पर होती है, मिडिल लेवल पर होती है, लोअर लेवल पर होती है, जहां पर निर्णय लिए जाते हैं, जहां पर प्रभावशाली प्रक्रिया के द्वारा बहुत ही ठोस निर्णय लिए जाते हैं और उन्हीं ठोस निर्णय पर संपूर्ण कार्य पद्धति निर्भर करती है। बॉस अगर आपसे प्रेम से बात करें तो क्या बॉस की बात का वजन होता है? तो बॉस की बात का वजन नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बॉस उसी बात को विशेष प्रभाव डालकर बोलते हैं तो हर एक व्यक्ति उस दबाव को महसूस करता है, जिससे उसका आउटपुट त्वरित गति प्राप्त कर लेता है, बड़ी तेज गति से कार्य होने लगता है। इसका मतलब है कि प्रभावशाली भाषा का उसने उपयोग कर लिया। क्लियर? इसके बाद है इनका जो कम्युनिकेशन है उसका हायर से लोअर और लोअर से हायर लेवल दोनों तरफ का कम्युनिकेशन होता है। अर्थात ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ कम्युनिकेट करता है। ये निश्चित समझिए कि इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो छुपी होती है,
वो है आलोचना। आलोचना भी तो संप्रेषण के द्वारा होती है। वो आपके हो सकता है वो आपके सामने ना हो, लेकिन जिसके माध्यम से आप तक पहुंचेगी वो तो संप्रेषण करेगा, संप्रेषण करके ही बताएगा। और कभी कभी तो वो हूबहू नकल करके उन्हीं भावों को बता देता है जो उसने कहीं पर नोट किया था। इसका मतलब है कि आलोचना में भी ये बड़ी सहायक होती है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आलोचना होनी चाहिए और आलोचना को सुनना और जानना भी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अगर कहें, निष्कर्ष निकालें, संक्षेप में अगर इसको समझें, तो इसका कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संचार का विशेष महत्व है। इसके अभाव में कार्य निष्पादित नहीं हो पाएंगे। अब आइए उद्यम या इंडस्ट्री के क्षेत्र में संचार का विशेष महत्व होता है। इसमें चूंकि प्रबंधक, मजदूर और बहुत से व्यापारी लोग शामिल होते हैं, तो सभी के साथ में अलग अलग तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं, अलग अलग का संप्रेषण होता है और सबका प्रभाव अलग अलग तरह से होता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु किस प्रकार से है, क्योंकि इसको समझना बहुत आवश्यक है। यह है संप्रेषण की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पर ध्यान से समझिए और उसको बिंदु को नोट करिए अपने दिमाग में। इस वीडियो के माध्यम से मेरा तात्पर्य केवल यह है कि आप उस बात को दिमाग में बिल्कुल नोट कर लीजिए स्थायी तरीके से। जैसे कि इसमें सबसे पहले सेंडर, जो कम्युनिकेशन कर रहा है, सेंडर या भेजने वाला। जैसे कि मैं इस समय जो है सेंडर हूं। मैंने माध्यम क्या है? माध्यम हो सकता है कि वर्बल या मौखिक रूप से मैं बोलूं, या जैसे कि मैं अभी वीडियो बनाकर बोल रहा हूं, या नॉन वर्बल हो सकता है, या किसी भी तरह से, तो उसका माध्यम। तो सबसे पहला आया सेंडर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया माध्यम। तीसरा बिंदु है मैसेज। मैसेज हमेशा कोडेड भाषा होती है। कोडेड भाषा होती है अर्थात शब्दों का इस्तेमाल करें या हाव भाव का इस्तेमाल करें या अन्य रूप इस्तेमाल करें, लिखित वगैरह कुछ भी, वो मैसेज किस प्रकार से भेजा जा रहा है, वो मैसेज। और चौथा इस जो भाग है वो है रिसीवर या प्राप्तकर्ता। तो आप लोग ने नोट किया, सबसे पहला बिंदु है सेंडर, दूसरा है चैनल, तीसरा है मैसेज और चौथा है रिसीवर अर्थात प्राप्त करने वाला। यहां से यह प्रक्रिया वन वे हुई। ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया कैसी हुई? ये वन वे प्रक्रिया हुई। अब इसी को दूसरे रूप से देखिए। अब जिस व्यक्ति ने मैसेज हमारा प्राप्त किया है उसका उत्तर देगा, तो वो सेंडर बन जाएगा। वो माध्यम चैनल का इस्तेमाल करेगा, वो अपना मैसेज बनाएगा जिसको हम कोडिंग कहेंगे, कि वो अपने मैसेज की कोडिंग करेगा, और उसके बाद में प्राप्तकर्ता के रूप में अब मैं हो जाऊंगा। मुझे डिकोड करना पड़ेगा उसके द्वारा जो मैसेज किया गया है। ये प्रक्रिया डिकोडिंग की जाती है। देखिए, ध्यान रखिए, उसने जो कुछ भी कहा है या मैंने जो कुछ कहा है वो कोडेड भाषा में आया, चाहे वो शब्दों के रूप में ही आया, तो शब्दों को भी तो मुझे समझना पड़ेगा, शब्दों का विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी तो बात हमको समझ में आएगी। मान लीजिए उसने कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो शब्द मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, तब जो किया गया संप्रेषण है वो संप्रेषण अधूरा रह जाएगा। अर्थात मान लीजिए कि एक ही शब्द के कई अर्थ हों, तो हम कौन सा अर्थ लें? कनक कनक ते सौ मुनि मां दखता अधिकाय। कनक माने क्या होता? कनक माने अनाज, और कनक माने धातुएं,
धातु माने जैसे स्वर्ण आभूषण। तो यहां क्या है, अगर हमने कनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो कनक को दूसरा व्यक्ति कनक माने अनाज भी ले सकता है, और कनक का मतलब वो धातु या आभूषण से भी ले सकता है। इसका मतलब है कि एनालिसिस जरूरी है, विश्लेषण जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं संप्रेषण के तरीके पर। अब इस बिंदु को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो संप्रेषण का तरीका है वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संप्रेषण किस तरीके से। तो संप्रेषण करने का तरीका जो है मुख्य रूप से मौखिक, और मौखिक जिसे कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, भाषा का इस्तेमाल करके। भाषा बोल करके भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। लेकिन एक अन्य भाषा है जो है नॉन वर्बल, अमौखिक भाषा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि हम लोग अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा, आप आंखें बंद करके किसी के प्रवचन को सुनेंगे तो 40% ही कम्युनिकेशन होगा, संप्रेषण 40%। 60% उसने अपनी जो शारीरिक भाषा या अमौखिक भाषा का उपयोग किया, उसके हाव भाव, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये कम्युनिकेशन है 60%। तो इसका मतलब है कि ये 60% आप कम्युनिकेशन को नहीं देख पाए। इससे क्या होगा, जो संप्रेषण की क्रिया है वो प्रभावशाली नहीं होगी। तो मित्रों, हम लोग शब्दों पर ध्यान देते हैं, बातचीत करते हैं उसके शब्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैं आपसे जोर देकर कहूंगा कि आपको उनके हाव भाव, शारीरिक हाव भाव किस प्रकार के हैं, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसके फेस पर, उसके चेहरे पर आने वाले और जाने वाले जो भाव होते हैं, क्षणिक भाव होते हैं, उन पर हमें बहुत ही गूढ़ नजर रखनी पड़ती है। क्योंकि पलक झपकते ही जो भाव आपके फेस पर आया, चेहरे पर आया है, अगले ही क्षण वो गायब हो जाएगा। किंतु हमारी आंखों का जो कैमरा है वो बहुत ही प्रभावशाली है। अगर हम उसके भावों को थोड़ा सा ध्यान देकर के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग आंख के इशारे कर देते हैं, और आंख के इशारे जिसको आपने नोट नहीं किया और इशारा हो गया, दूसरे व्यक्ति ने बात को समझ लिया और आप सामने बैठे रहे और आपने उस भाव को नोट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आप उस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल या मौखिक संप्रेषण। वर्बल या मौखिक संप्रेषण का मतलब है कि शब्दों के द्वारा जो संप्रेषण किया जाता है वो प्रभावशाली होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किस प्रकार से उन शब्दों को किस प्रकार से बोला गया है, यू हैव टू डू इट, आपको यह कार्य करना ही है। तो इसका मतलब है कि वहां पर भाषा भी प्रभावशाली, इफेक्टिव तरीके से बोली गई है, जोर देकर बोली गई है, और उस पर दबाव भी डाला गया है, करना ही है, यू हैव टू डू इट। दैट मीन्स वहां पर कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। आप अपना दिमाग खर्च न करें, इससे आप बच नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको इस कार्य को करना ही, दूसरा अल्टरनेटिव आपके पास उपलब्ध नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया कि ये वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल माने शब्दों के द्वारा कहा गया, और शब्दों के पीछे जो भाव छुपे हुए हैं उनको शारीरिक रूप से या शारीरिक भाव भंगिमा के द्वारा आप तक पहुंचा दिया गया है।
उसका विश्लेषण आपका मस्तिष्क करेगा, क्योंकि इसके लिए वो ट्रेन है। आप करें या ना करें, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो उन मनोभावों को बहुत आसानी से समझ लेता है, क्योंकि उस वो प्रक्रिया में वो पारंगत है। क्लियर? चलिए, अब जो लिखित बात हो गई ना, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, बोल करके हो गया। जो दूसरी बात है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मुझे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको बेहतर तरीके से समझाना है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। संचार संप्रेषण में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें शारीरिक भाषा को बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है। ये बात आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो बात कही जाती है उसमें लहजा, कई चीजें होती हैं जिनका मिक्सचर होता है, जिनको हम उसमें शामिल करते हैं अपने कम्युनिकेशन में। जैसे कि वॉइस क्वालिटी, आपकी जो वॉइस है, जो वॉइस है वो कैसी है, पतली भाषा या पतले रूप में निकल रही है, अर्थात धीमी है, माने महीन है, एक भारी भरकम है। भारी भरकम है वो प्रभावशाली होती है, उससे व्यक्तित्व का पता चलता है। कमजोर व्यक्तित्व और स्ट्रांग व्यक्तित्व, पर्सनालिटी वहां से समझ में आती है। इसके बाद वॉइस योग्यता, क्वालिफायर्स, वॉइस क्वालिफायर्स उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वोकल माने जो ध्वनि यंत्र माने जो आप अपनी वॉइस को निकाल रहे हैं मुंह से, उसमें किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वर की विशेषताएं होती हैं। धीमे बोला जाए, थोड़ा सा जोर से बोला जाए, उससे जोर से बोला जाए, या ज्यादा जोर से बोला जाए। तो ज्यादा जोर से बोला जाता है तो कभी कभी पता चल जाता है कि यह व्यक्ति लड़ रहा है। धीमे बोला जाए या पोलाइट बोला जाए तो वो अलग प्रभाव डालता है। अरे भाई, आप इस काम को कर लीजिए, तो एक इसका अलग प्रभाव है। आप इस काम को करिए, इसका अलग प्रभाव है। तो इसका मतलब है कि आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद आइए स्वर कौशल या वोकल सेग्रीगेट्स। जो वोकल कौशल है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये चीज आपको समझिए कि ये जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा, इन सब में अपने आप ही स्वतः ही परिवर्तन होता जाता है, आप चाहें या ना चाहें। इसी प्रकार से उसमें रेट ऑफ स्पीच या तीव्रता शामिल होती है, या रिदम, लय शामिल होती है, शब्दों का तालमेल, सही समय से शब्दों का आना, सही शब्द का सही रूप में प्रेजेंटेशन, ये लय होती है, ये भाषा का चुनाव होता है। और उसके बाद में सही प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण, सही रूप से उच्चारण करना भी उतना ही आवश्यक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब एक छोटी सी बात पर हम जरा आपसे बात करना चाहेंगे, वो है प्रॉक्सिमैक्स। प्रॉक्सिमैक्स एक इंपॉर्टेंट चीज है जो शारीरिक भाषा से संबंधित है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि आपके पास जो भी व्यक्ति आता है वो एक निश्चित जोन के अंदर खड़ा होता है। एक इंटीमेट जोन होता है जिसके अंदर हम कुछ लोगों को ही अलाउ करते हैं, जो हमारा 1 से 1.5 फीट की दूरी होती है। कोई भी व्यक्ति जो हमारा बहुत इंटीमेट होता है वो 1 से 1.5 फीट की दूरी पर ही आकर के हमारे से कम्युनिकेट कर लेता है। लेकिन जो कम इंटीमेट हैं
या जिन्हें हम पर्सनल डिस्टेंस कहते हैं, थोड़ा सा दूरी रखकर बात करते हैं, वो 3 से 4 फीट की दूरी हो सकती है। फिर उसके बाद में सोशल डिस्टेंस होती है, फिर उसके बाद में पब्लिक डिस्टेंस होती है। ये इंटीमेट जोन के लिए के हिसाब से इनको बनाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से काइनेटिक्स, एक जो है काइनेटिक्स होती है, जिसपे शरीर किस प्रकार का है, मानी पॉस्चर आपने कैसे बनाया हुआ है, इसके बाद में गेस्चर या लुक आपका कैसा है, और इसके बाद में फेशियल एक्सप्रेशन है, इनको हम काइनेटिक्स के अंतर्गत रखते हैं। तो इन सारी चीजों को हमको विशेष रूप से समझना होगा। आज चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए अन्य वीडियो में है और बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय आपको कैसा लगा, ये बताने की जरूर कृपा करेंगे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे इस वीडियो को उन सभी छात्रों तक जो अभी आगे आने वाली परीक्षा जुलाई या अगस्त महीने में होने वाली हैं, उससे तैयारी करने में उनको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ध्यान देकर समझेंगे तो मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं। थैंक यू, धन्यवाद।